हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पोर्टल। आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी पोर्टल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो हम सीरीज शुरू करने जा रहे हैं वो है डीएसएसबी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही स्पेशल, क्योंकि ये सीरीज उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो भी किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पीजीटी है, टीजीटी है, पीआरटी है, सीटेट है, एसटेट है। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है। जिन लोगों ने अच्छे से तैयारी की है या जिन लोगों ने अभी तक स्टार्ट नहीं भी की है, दोनों को ऑल द बेस्ट। और ये जो सीरीज है ये दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों को लगता है उन्होंने अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर ली है, फुल पेस पे है उन लोगों की तैयारी, तो वो लोग भी अपना नोटपैड और पेन लेके बैठ जाएं, क्योंकि हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं 100 क्वेश्चंस। तो आप सीरीज नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके 1 to 100 तक, और आप अपने अकॉर्डिंग हर एक क्वेश्चन का आंसर देखें और बाद में आप आंसर मैच कर सकते हैं। इससे आपका एक टेस्ट समझिए, एक टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस समझिए, या आप इसको एक अपनी टेस्ट नॉलेज समझिए कि आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर रहे हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि 100 में से आप कितना स्कोर कर रहे हैं, आपकी तैयारी कहाँ है, कहाँ पे आप स्टैंड करते हैं, किस सेक्शन में आप कितना मार्क कर रहे हैं, किस सेक्शन में आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, या कौन सा सेक्शन है जो आपका बहुत अच्छे से तैयार है। और दूसरी साइड वो लोग जिन्होंने अभी तक कोई भी तैयारी शुरू नहीं की है, या उन लोगों को डर लग रहा है कि अभी तक मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है। आप भी अपना पेन और नोटपैड लेके बैठ जाइए। जी हाँ, आपने सही सुना, आप भी अपना पेन और नोटपैड लेके बैठ जाइए, क्योंकि आपको भी 1 से 100 तक ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आज से हम प्रैक्टिस सेट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इससे आगे आपको प्रैक्टिस 2, 3, 4 काफी सेट्स हम लाने वाले हैं, अभी पीजीटी के लिए, फिर बाद में टीजीटी और पीआरटी के लिए भी। तो जो ये सीरीज है ये उन सभी के लिए जो कॉमन एग्जाम के लिए, जो कॉमन सिलेबस रहता है पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी का, उन सभी के लिए है ये। तो आप अगर आप देखेंगे कि हर एक जो सेक्शन है वो हर एक एग्जाम में है, जो कॉमन जो एग्जाम है उसमें कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जैसे जीएस है, इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, तो कुछ सेक्शंस आपको इजीली आते होंगे, तो कुछ क्वेश्चंस तो आप करेंगे ही सोल्व, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो इस सीरीज में भी होंगे और अगले सीरीज में भी होंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन ही होगा, लेकिन पैटर्न जो है वो सेम रहता है। कि जैसे भी आप कोई प्रैक्टिस सेट करने में, सपोज कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, तो वो इस वीडियो में भी होगा, अगली वीडियो में भी होगा, उससे अगली वीडियो में भी होगा। तो आपको एक उस प्रॉफिट एंड लॉस की एक पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको वो क्वेश्चंस इजीली आता होगा, तो आपका भी कॉन्फिडेंस बनेगा। तो उन दोनों लोग जो इन्होंने अच्छे से तैयारी कर ली है, जिन्होंने अच्छे से तैयारी नहीं की है, दोनों लोग बिल्कुल अपना नोटपैड पेन लेके बैठे और स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो, और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल अवेयरनेस से, तो उसमें जो क्वेश्चन है फर्स्ट, वहां से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज विच ऑक्साइड्स आर मेनली एसोसिएटेड विद फोटोकेमिकल स्मॉग्स। कौन से ऑक्साइड्स हैं जो कि फोटोकेमिकल स्मॉग से एसोसिएटेड हैं? सल्फर ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स या सिलिकॉन ऑक्साइड्स। जो फर्स्ट का आंसर है फ्रेंड्स वो है सी, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। विच ऑर्गन इज एसोसिएटेड विद बायोलॉजिकल रिदम इन मैमल्स। जो मैमल्स होते हैं हमारे, उसमें जो बायोलॉजिकल रिदम है, कौन सा ऑर्गन है जो उससे जुड़ा हुआ होता है? पीनियल, पिट्यूटरी, थायराइड, थाइमस। ये ग्लैंड्स हैं, ग्रंथि जिसको हम बोलते हैं। तो इसका आंसर जो है वो है फर्स्ट, पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि को दोस्तों तीसरा नेत्र भी कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर कंसिडर्ड प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, बोथ और नाइदर। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो कंसिडर किए जाते हैं, अप्रत्यक्ष कर जिसको हम बोलते हैं, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, बोथ और नाइदर। प्रोग्रेसिव इज प्रगतिशील, रिग्रेसिव इज प्रतिगामी। तो इसका आंसर जो है वो है बी, रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव इज कि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आपका टैक्स भी बढ़ता है, और रिग्रेसिव का मतलब आपकी इनकम साथ बढ़ने से टैक्स घटता है, बढ़ता नहीं है। तो ये डिफरेंस आप याद रखेंगे। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जैसे कि सेल्स टैक्स है हमारा, सर्विस टैक्स है, सर्विस टैक्स अभी फिलहाल जो कि वो बंद हो गया है, लेकिन एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, तो पहले आप क्या देते थे? सर्विस टैक्स देते थे, ठीक है। कोई ऐसा टैक्स जो आप गवर्नमेंट को खुद ना देके किसी और के थ्रू दें। जैसे कि आप होटल में जाते हैं, सर्विस टैक्स देते हैं, आपने सर्विस टैक्स दिया होटल वाले को, जो वो सर्विस प्रोवाइड करे, होटल वाला जो है वो आगे गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रहा है, तो आपने गवर्नमेंट को डायरेक्ट ना देके आपने किसी और के थ्रू दिया, आपने इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को दिया, तो ये क्या है? रिग्रेसिव है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है।
अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इज रिलेटेड टू बैंकिंग, एग्रीकल्चर, पॉवर्टी रिडक्शन और इंडस्ट्रीज। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुद्रा इज व्हाट? रुपया। मुद्रा हमारा मनी बेसिकली यू कैन से। वो किससे एसोसिएटेड है? बैंकिंग से, एग्रीकल्चर से, पॉवर्टी रिडक्शन से या इंडस्ट्रीज से? इसका आंसर है इंडस्ट्रीज। क्यों? क्योंकि जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है इसमें होता है एसएमई, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इन लोगों को लोन दिया जाता है ताकि ये अपना बिजनेस स्टैंड कर सके, तो ये इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है। ए फेमस एक्सपोनेंट ऑफ शहनाई, जो फेमस एक्सपोनेंट है, प्रतिवादक है शहनाई का, ये क्वेश्चन तो आई गेस सबको आता है, चाहे आपकी तैयारी फुल पेज पे है या आपने तैयारी नहीं भी की है। तो इसका आंसर क्या होगा? बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन 17 September 2017 PV Sindhu beat a player from which country to win the BWF Korean Open Super Series। 17 सितंबर 2017 को पीवी सिंधु ने किस कंट्री के प्लेयर को हराया था BWF कोरियन ओपन सीरीज को जीतने के लिए? तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों ए, जापान। अगला क्वेश्चन है मोहिनीअट्टम इज अ डांस फ्रॉम द स्टेट ऑफ। जो मोहिनीअट्टम डांस है वो कौन से स्टेट का है? इसका आंसर दोस्तों है केरला। तो आप इस तरीके से अपने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर भी करते चले। जैसे कि हमने देखा एक डांस का क्वेश्चन है, तो आप एक डांस के टॉपिक को आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं, शायद उसमें से क्वेश्चन आ जाए। टैक्स से रिलेटेड है, जीएसटी या आप टैक्सेस, उसको आप रिलेटेड कीजिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, तो आप योजनाओं को एक बार रिवाइज कीजिए। तो इस तरीके से आपका जो टॉपिक है वो तैयार हो जाएगा, चाहे आपने तैयारी की है या नहीं की है। और जिन्होंने तैयारी की है वो बहुत ही अच्छी बात है, उनका ये टॉपिक रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको एक से एक आइडिया मिलना कि किस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है पूना पैक्ट वाज बिटवीन गांधी एंड। पूना पैक्ट जो है वो किस किस के बीच में था? तो पूना पैक्ट जो हुआ था वो हुआ था 1932 में, 1932 में। और इसको पूना पैक्ट क्यों किया जाता है? क्योंकि ये पुणे की यरवदा जेल में हुआ था, यरवदा जेल में। तो गांधी और ये हुआ था अंबेडकर के बीच में, तो इसका आंसर रहेगा ए, अंबेडकर के बीच में ये हुआ था। कम्युनल एक्ट के रिलेटेड, जो रिजर्वेशन सिस्टम था उसके रिलेटेड ही था ये पूना पैक्ट। महात्मा गांधी भूख हड़ताल पे थे और अंबेडकर ने जाके उनकी भूख हड़ताल को तुड़वाया था। अगला क्वेश्चन है विच अमंग अकबर्स नवरत्नास वाज इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग ए लैंड रेवेन्यू सिस्टम। अमंग अकबर के जो नवरत्न थे, जो अकबर के नवरत्न कहे जाते हैं, उसमें से कौन था बंदा जो कि इन्वॉल्व था एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम को क्रिएट करने में? तो इसका आंसर है दोस्तों सी, टोडरमल। तो आप अकबर के नवरत्न भी रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलर सीन इन ए सोप बबल आर ड्यू टू। जो साबुन का बुलबुला होता है उसमें आपने देखा होगा कि कलरफुल रिफ्लेक्शंस होती हैं, कलर दिखते हैं उसमें मल्टीपल कलर्स, तो वो किसके कारण दिखते हैं? तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस के कारण ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है विच वर्म मोस्ट कॉमनली कॉजेज एनीमिया इन चिल्ड्रन। कौन सा वर्म होता है जिसके कारण बच्चों में एनीमिया होता है? तो इसका आंसर दोस्तों है हुकवर्म, डी, हुकवर्म होता है जिसके कारण की बच्चों में एनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन द मालाबार नेवल एक्सरसाइज इन्वॉल्व्स इंडिया, यूएसए एंड और कंट्री कौन सी है? जो मालाबार नेवल एक्सरसाइज है वो किस किस कंट्री में इन्वॉल्व है? उसमें इंडिया है, यूएसए है एंड थर्ड कंट्री कौन सी है वो आपको बताना है। तो इसमें से फ्रांस भी नहीं है, यूके भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है, तो आंसर क्या रहेगा हमारा? जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज। वाइस प्रेसिडेंट की टर्म कितनी होती है? आई गेस इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी को आना चाहिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। प्लीज गिव मी आंसर इन कमेंट बॉक्स। आई एम नॉट गोइंग टू गिव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हियर। So next question is in Microsoft Word Ctrl+Z is a command for। देखिए इसमें कंप्यूटर के रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें कमांड पूछ रहे हैं, तो आप एक शॉर्टकट जो कमांड्स हैं कंप्यूटर की वो आप एक बार याद कर सकते हैं। कुछ कमांड्स में यहाँ पे रिवाइज करवा देती हूँ। Ctrl+Z जो हमारी है वो है हमारी अंडू के लिए, इसका मतलब होता है अंडू। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपने वो कर दिया और आप उसको नहीं करना चाहते थे, आपको डिलीट करने की वजह से क्या करते हैं अंडू, कि एक स्टेप वो क्या हो पीछे जाए। ठीक है, और इसके अलावा Ctrl+Y एक होती है कमांड, तो Ctrl+Y का मतलब होता है रीडू, Ctrl+Z इज अंडू और Ctrl+Y इज रीडू। एक है कट कॉपी पेस्ट,
वो भी हम कॉमन सी कमांड है जिसको हमें याद रखना चाहिए, हम डेली लाइफ में इसको यूज करते हैं जो आप कंप्यूटर पे काम करते हैं। तो कट कॉपी पेस्ट, कट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एक्स, कॉपी इज कंट्रोल प्लस सी एंड पेस्ट इज कंट्रोल प्लस वी। तो आप ये कुछ कमांड है जो आप याद रखेंगे। कंट्रोल प्लस जेड इज अंडू, कंट्रोल प्लस वाई इज रीडू, कट इज कंट्रोल प्लस एक्स, कॉपी इज कंट्रोल प्लस सी, पेस्ट इज कंट्रोल प्लस वी। तो आपको ये याद रखनी है। तो इसका आंसर हुआ कंट्रोल प्लस जेड का क्या आंसर रहेगा, 9th का इज डी, अंडू। कंट्रोल प्लस जेड इज अंडू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरेस्ट रेट्स ऑन सेविंग अकाउंट्स आर डिसाइडेड बाय। जो इंटरेस्ट रेट्स हैं सेविंग अकाउंट पे वो कौन डिसाइड करता है। सपोज एग्जांपल लेते हैं हम, कोटक है और यस बैंक है। यहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट होता है 4%, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट होता है अपना 6%। तो ये किसी बैंक की ब्रांडिंग नहीं है, ये सिर्फ एक एग्जांपल के लिए है कि कोटक में अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो आपने देखा होगा उस पर आपको 4% इंटरेस्ट रेट मिलता है। अगर यस बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है तो उस पर आपको मिलता है 6%। कोटक में आपको 6% तब मिलता है जब आप अपने अकाउंट में मिनिमम 1 लाख रखते हो, तो उसके ऊपर जो अमाउंट होती है उसके ऊपर आपको मिलता है 6%। तो यहाँ से आपको पता चला कि कोटक, आप किसी भी बैंक के अकाउंट का सेविंग अकाउंट अगर आप खुलवाते हैं तो हर एक बैंक का अलग अलग रहता है, या एक मोस्ट कॉमन जो है वो रहता है 4%। तो बैंक जो है वो खुद डिसाइड करता है इंटरेस्ट रेट, ना आरबीआई करती है, ना यूनियन कैबिनेट, ना फाइनेंस मिनिस्ट्री। इंडिविजुअल बैंक्स इज द राइट आंसर हु डिसाइड द इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग अकाउंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पावर ऑफ इशूइंग ए रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस लाइज विद। जो हैबियस कॉर्पस की रिट है वो किसके पास होती है उसकी पावर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, या दोनों के पास, या किसी के पास नहीं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये दोनों के पास होती है। ठीक है, 32 आर्टिकल है हमारा, जहां पे ये है आर्टिकल 32 में ये रिट के बारे में बताया गया है, और इसको हिंदी वाले बच्चे बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या पता चले, इससे जो भी इंसान को अगर बंदी बनाया जाता है उसको प्रत्यक्ष लाना होता है, किसके, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के, विद इन 24 आवर्स। तो मतलब अगर आपकी कोई भी पुलिस अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रही है तो उसके बंदी बनाए गए कि 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है। यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, जो कि आर्टिकल 32 में लिखा गया है, और उसकी पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज वी गो नॉर्थ टू साउथ माउंटेन रेंजेस आर एनकाउंटर्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। नॉर्थ टू साउथ, पहले तो आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। तो नॉर्थ ये है, साउथ ये है, ये ईस्ट होती है, और ये होती है हमारी वेस्ट। तो इसने बोला जब हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे तो कौन सी माउंटेन रेंज का ऑर्डर क्या रहेगा, कौन सी माउंटेन रेंज कहाँ होती है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए कि जो भी उसने माउंटेन रेंज दी है वो कहाँ कहाँ है। तो पहली जो है वो है सतपुड़ा। सतपुड़ा है हमारी कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। सेकेंड इज धौलाधर। धौलाधर हमारी, ये भी हमारी हिमाचल प्रदेश में है। विंध्या, विंध्या हमारी मध्य प्रदेश में है। शिवालिक हमारी नेपाल में है। सॉरी फ्रेंड्स, जो ये है सतपुड़ा ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो आप ये देखने कि नॉर्थ से साउथ की साइड जाते टाइम क्या आता है, सतपुड़ा, धौलाधार, विंध्या और शिवालिक में से। तो अगर आपका इसका जो आंसर रहेगा वो है सी, 2 4 3 1। पहले हिमाचल प्रदेश आता है अपने ऊपर, तो पहले हिमाचल वाली, फिर नेपाल वाला, और फिर एमपी वाले। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर रहेगा। तो आपको अगर स्टेट्स पता है कि कौन सी माउंटेन रेंज कहाँ लाई कर रही है तो आपको पता चल जाएगा कि आंसर क्या रहेगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके अलावा भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, तभी आप उसका आंसर निकाल पाएंगे। अगला क्वेश्चन इज ब्लैक कॉटन सॉइल इज लाइकली टू बी एनकाउंटर इन। जो ब्लैक कॉटन सॉइल है हमारी काली, जो हम कपास मृदा बोलते हैं, वो कहाँ मिल जाती है हमें। तो इसका आंसर दोस्तों है डी, गुजरात। रिट्रीटिंग मानसून्स प्रोड्यूस प्रोफ्यूज रेनफॉल इन। रिट्रीटिंग मानसून इज लौटता हुआ जो मानसून है वो कहाँ पे
वर्षा करता है? इसका आंसर तो आई गेस सबको पता है, कोरोमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन पिलर नियर कुतुब मीनार इन दिल्ली वाज मेड बाय, जो आयरन पिलर है कुतुब मीनार के पास दिल्ली में, वो किसने बनाया था? इसका आंसर तो दोस्तों अगला जो सेक्शन है वो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, जिसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वेन डायग्राम, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शंस, या फिर फिगर से रिलेटेड क्वेश्चंस या क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो आपके जनरल इंटेलिजेंस को चेक करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। 5 फ्रेंड्स आर स्टैंडिंग इन ए रो फेसिंग साउथ। डायरेक्शन हमने अभी पढ़ी थी, नॉर्थ इधर होता है, साउथ इधर, ईस्ट इधर और वेस्ट इधर। तो जो 5 दोस्त है वो साउथ की तरफ फेस करके खड़े हैं, यानी कि दक्षिण की तरफ उनका फेस है। जयेश इज इमीडिएट राइट ऑफ द अशोक। जो जयेश है वो अशोक के इमीडिएट राइट है। अगर अशोक यहाँ पे है तो जयेश यहाँ पे है, ठीक है। अगर आप जैसे आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने जयेश को लिखा है, लेकिन जो उनका फेस है, जो 5 फ्रेंड्स खड़े हैं वो साउथ की साइड है, तो आपका जो लेफ्ट है वो अशोक का राइट होगा। तो जो जयेश है वो अशोक के इमीडिएट राइट पे है। प्रवीर इज बिटवीन बबलू एंड सुरेश। तो हमने जो अभी डायग्राम बनाया इसमें सिर्फ हमारे पास कौन है, अशोक है और जयेश है, ना प्रवीर है, ना बबलू है, ना सुरेश है। तो इसलिए हम चलते हैं अगली स्टेटमेंट पे, शायद हमें कोई क्लू मिल जाए। तो अगली स्टेटमेंट क्या है, सुरेश इज बिटवीन जयेश एंड प्रवीर। जो सुरेश है वो जयेश और प्रवीर के बीच में, तो हमारे पास जयेश है। अब जयेश अगर प्रवीर यहाँ पे होगा तो यहाँ पे सुरेश होना चाहिए, जो होगा नहीं, तो हमारा जो प्रवीर है वो कहाँ पे है, यहाँ पे, और सुरेश कहाँ है, जयेश और प्रवीर के बीच में। अब चलते हैं वापस सेकंड स्टेटमेंट पे। प्रवीर इज बिटवीन बबलू एंड सुरेश। जो प्रवीर है वो सुरेश एंड बबलू के बीच में, तो बबलू कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। तो बबलू, प्रवीर, सुरेश, जयेश, अशोक, ये हमारे पास सीरीज आ गई है। अब इसमें क्या था, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये है राइट हैंड साइड, ठीक है। तो क्वेश्चन है हु इज एट द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड। देखो इसमें कुछ टर्म्स हैं, इमीडिएट राइट था, जैसे इमीडिएट राइट का मतलब है कि एकदम राइट, उन दोनों के बीच में कोई और नहीं है। जो इसके बिल्कुल जो साथ में राइट है उस पे जयेश है। इसी तरह यहाँ पे एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड मीन्स सबसे एंड, जो लेफ्ट जहां से हमारा स्टार्ट हो रहा है वहां पे, ठीक है। अगर सेकंड लेफ्ट होता तो जैसे जयेश आता, थर्ड लेफ्ट होता तो सुरेश आता, तो एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पे, यानी कि सबसे जो लेफ्ट एंड पे जो सबसे लास्ट में है वहां पर कौन है, तो यहाँ पर कौन है, अशोक। तो 21st का आंसर क्या रहेगा, ए, अशोक। अगला है हु इज इन द मिडल। अब बीच में कौन है, 5 लोग हैं, 2 इधर हैं, 2 इधर है, तो बीच में हमारा कौन है, सुरेश। तो आंसर क्या रहेगा, बी, सुरेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द डायग्राम रिप्रेजेंट्स द स्टेटमेंट सम म्यूजिशियंस आर टीचर। लेट्स सपोज ये डायग्राम है, इसके अलावा हम बनाते हैं सम म्यूजिशियन आर टीचर्स, ठीक है। सम टीचर्स आर प्लेयर्स बट नॉट म्यूजिशियन इज ए प्लेयर। तो सम टीचर्स आर प्लेयर्स, प्लेयर्स हैं लेकिन कोई भी प्लेयर म्यूजिशियन नहीं है। तो इस टाइप का कोई डायग्राम जो है वो बनेगा हमारा यहाँ पे। तो इस टाइप का डायग्राम आपको दिख रहा है, ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी प्लेयर कोई भी म्यूजिशियन नहीं है। ये वाला भी नहीं हो सकता, अगर हम इसको टीचर्स माने और यहाँ पे प्लेयर म्यूजिशियन माने तो ये वाला भी नहीं हो सकता और ये वाला भी नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता। टीचर्स है लेकिन प्लेयर है, म्यूजिशियन है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, सम टीचर्स आर प्लेयर, सम म्यूजिशियंस आर टीचर। तो कुछ म्यूजिशियन टीचर हैं, अगर हम इसको म्यूजिशियन मानना पड़ेगा तो इसमें से कुछ टीचर हैं, कुछ प्लेयर हैं, लेकिन ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि म्यूजिशियन सारे प्लेयर्स नहीं हैं। तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, ये, क्योंकि सम म्यूजिशियंस आर टीचर्स एंड सम टीचर्स आर प्लेयर्स। ये टीचर्स हैं यहाँ पे, ये म्यूजिशियन है और ये प्लेयर्स हैं। तो कोई भी म्यूजिशियन प्लेयर नहीं है, लेकिन कुछ टीचर म्यूजिशियन है और कुछ टीचर क्या है, प्लेयर्स है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला है 13:93:17 हमें अगला टर्म फाइंड करना है, ये वाला क्या रहेगा। तो 13 का क्या है, 93। तो ये जो इसमें कुछ ट्रिक हमें देखनी पड़ेगी कि कैसे लिखी गई है। तो 13 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 13 3 क्या होता है 39, 13 3 39। और अगर मैं इसके वर्ड को, जो अल्फाबेट है मेरी 3 और 9 जो है न्यूमेरिक, इसको मैं उल्टा कर दूं तो क्या बन जाएगा 93।
इसी तरीके से अगर मैं 17 को मल्टीप्लाई करती हूँ 3 से तो क्या आ जाएगा मेरे पास 51, और 51 की अगर मैं न्यूमेरिक को आपस में स्थान बदल देती हूँ तो क्या आ जाएगा मेरा 15। तो आंसर मेरा क्या रहेगा बी 15। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेसिकली आपको देखना होगा कि जो एक पेयर में जो रूल अप्लाई हो रहा है वही दूसरे पेयर में रूल अप्लाई करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे होंगे जो आप यहाँ से देख सकेंगे कि इसमें शायद ये है या शायद ये है, लेकिन हमें इसके अकॉर्डिंग भी देखना होगा कि जो रूल यहाँ पे अप्लाई कर रहा है वो रूल यहाँ पे अप्लाई हो और उसका आंसर यहाँ पे हो। ठीक है, कई बार हमें क्या होता है कि हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो हम रूल अप्लाई कर रहे हैं वो हम अपने अकॉर्डिंग ठीक होते हैं, यहाँ पे भी वो रूल हम अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे आंसर में नहीं होता। तो आपको वो रूल फाइंड आउट करना होगा जिसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेटर ने ये क्वेश्चन सेट किया है, एग्जाम जो सेटर है उसने ये क्वेश्चन सेट किया है, उसका आंसर उसने अपने अकॉर्डिंग निकाला है, तो आपको वो रूल फाइंड आउट करना है। तो इसमें आप ऐसे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। Which digit will appear on the face opposite to the face with the number 4? तो क्यूब वाले क्वेश्चन हम कैसे करते हैं? अब ये क्यूब वाला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। देखिए इसमें क्या है, 3 यहाँ पे कॉमन है, 3 यहाँ पे कॉमन है। ठीक है, तो अब हम इन दोनों की सीरीज को एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज लिख लेंगे। जैसे मैंने लिखा पहले 2, फिर मैंने लिया 3, फिर मैंने लिया 1, 2 के बाद 3 मैंने लिया, 3 के बाद मैंने 1 लिया। तो इसी सीरीज में मैं यहाँ से ये सीरीज लिखूंगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा 6, यहाँ पे लिखा 3, यहाँ पे लिखा 5। इसका मतलब क्या है कि 2 के अपोजिट में 6 है, 1 के अपोजिट में 5 है, और 3 के अपोजिट में क्या बच जाएगा हमारा 4। और हमारा क्वेश्चन क्या था, कौन सी डिजिट है जो 4 नंबर के अपोजिट में? तो यहाँ पे आंसर क्या है दोस्तों 3। तो आंसर क्या रहेगा हमारा सी, 25 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायग्राम से। तो इसमें जो डायग्राम है वही आपको देखना है कि इस सीरीज के चलते हुए नेक्स्ट सीरीज में क्या आएगा। यहाँ पे फर्स्ट ये है, डॉट पॉइंट है लास्ट में, और ये एक लाइन है इस डायरेक्शन में है, फिर ये क्या हुई दिस डायरेक्शन में होगी, ये ई भी इस डायरेक्शन में है, फिर इसमें हुआ, ये इस डायरेक्शन में है, फिर इस साइड हुआ, ये ऐसे है, फिर ऐसे हुआ, तो ये ऐसे है, तो फिर ये एम भी ऐसे होना चाहिए। एस ऐसे था, ऐसे हो गया, एम ऐसे है तो कैसे हो जाएगा, एम ऐसे है तो एम ऐसे हो जाएगा। अब हम देखें इसमें तो एम ऐसे नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा हो नहीं सकता। ये वाली लाइन आ चुकी है, ये भी नहीं होगा। टी हमारा होगा क्योंकि ये वाला ऑप्शन भी ऊपर आ चुका है। तो 27 का आंसर क्या रहेगा सी। तो आपको जब ऐसा लगे कि कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि एम का तो ऐसे आना ही है, ठीक है, ये वाला तो वैसे नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एस सेट था, इन दोनों में से कोई ऑप्शन बचता था और ये वाला ऑलरेडी आ चुका है, तो जो टी बचा है वो वाला ऑप्शन आंसर होगा। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कोई भी एक चीज जो फॉलो कर रही है वही रूल एक से सेकंड में, सेकंड से थर्ड में, थर्ड से फोर्थ में वही रूल आगे तक अप्लाई रहे उस फिगर में। और जब ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओ तो क्योंकि एम तो ऐसे ही आना है, तो इसमें आप ये देखेंगे कि कौन सी डायग्राम है जो पहले आ चुकी है और अब नहीं आ रही है। तो ये वाला डायग्राम पहले आ चुका है, ये अब नहीं आ रहा है, ये नहीं आया है पिक्चर में जो सीरीज दी गई है। जो 28 क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी हमारे क्या है डायग्राम से है। इसमें भी आपको क्या देखना है दोस्तों कि जो इन 3 फिगर में जो रिलेशन है वही नेक्स्ट 3 फिगर्स में रिलेशन होगा। तो देखते हैं इसमें पहले लेते हैं हम इस ट्राइंगल से। ट्राइंगल पहले यहाँ है, इसने ये 1 पॉइंट दूरी तय की, यहाँ पे आ गया, फिर इसने वापस 1 पॉइंट दूरी की और सेम पोजीशन पे आ गया। ठीक है, तो सेम यहाँ पे होगा, पहले ये स्क्वायर है, इसने 1 पॉइंट दूरी तय की, ये तो यहाँ पर आ गया, और फिर वापस 1 पॉइंट दूरी तय करेगा तो ये है यहाँ पर आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है इस कॉर्नर में स्क्वायर कौन कौन सी पोजीशन में, इसमें नहीं है तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं, ये वाला आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, या तो ए होगा या सी होगा। अब इसमें हम देखते हैं ये जो सर्कल है ऊपर की साइड है, यहाँ पे भी ऊपर की साइड है, यहाँ पे ऊपर से, मतलब जो ये सर्कल है ये तो हमारा ऊपर की साइड ही रहेगा। ठीक है, लाइन बीच में रहेगी। यहाँ पे क्या है, दोनों इस तरीके से कर्व है, एक को स्ट्रेट कर दिया गया है, फिर इसमें दूसरे को स्ट्रेट कर दिया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट में और सेकंड में ये कर्व है और यहाँ पे स्ट्रेट कर दिया गया, तो हमने भी थर्ड में क्या कर दिया स्ट्रेट। बीच वाली को भी, इसमें बीच वाली कर्व को पहले स्ट्रेट किया गया फिर वापस से कर्व, इसमें भी बीच वाली कर्व को पहले कर्व है फिर स्ट्रेट है और फिर वापस से कर्व में। तो ये वाली पिक्चर इनमें से जिसमें है वो आंसर होगा, तो सी नहीं हो सकता, आंसर क्या रहेगा हमारा ए रहेगा 28 का। इसी तरीके से आपको फाइंड आउट करना है कि जो रूल एक पिक्चर सेट में अप्लाई है वही रूल दूसरी पिक्चर सेट में अप्लाई हो।
तो और जैसे आपने देखा कि यहाँ पे मैंने पहले क्या किया, एलिमिनेशन राउंड से इसको आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मैंने बताया कि यहाँ पे जो स्क्वायर होना चाहिए वो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो मैंने इनको पहले कट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से जब एलिमिनेशन राउंड से आप पिक्चर को करेंगे तो ज्यादा आसानी आपको रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? स्वीट, सार, पॉइंटेड, ब्लंट, स्लो, हाई, पीक, वैली। स्वीट, सार, स्वीट मीठा, सार खट्टा, अपोजिट वर्ड्स है। पी इज पॉइंटेड एंड ब्लंट, पॉइंटेड यानी कि कोई भी चीज पॉइंट है, नुकीली है, ब्लंट पॉइंटेड नहीं है, मतलब वो समतल टाइप्स आप बोल सकते हो उसको। तो पॉइंटेड और ब्लंट भी आपस में अपोजिट हुआ। अगला है स्लो हाई, स्लो इज धीरे, हाई इज तेज, आप इस तरीके से इसमें ले सकते हैं, मतलब एक काइंड ऑफ है, ये भी अपोजिट वर्ड है। अगला है पीक एंड वैली, पीक इज पीक चोटी, वैली घाटी, तो ये अपोजिट वर्ड नहीं है, तो 29 का जो आंसर रहेगा वो हमारा है डी। अगला क्वेश्चन है नंबर से, इन ए गिवन नंबर 7834329513 we interchange the first and the second digit, third and fourth and so on, then which digit will be 6 from the right? इसमें क्या क्या है कि जो एक नंबर सीरीज हमने ली है, हम उनके न्यूमेरिक को इंटरचेंज कर दे, फर्स्ट को हम सेकंड कर दे, सेकंड वाले को फर्स्ट कर दे, थर्ड वाले को फोर्थ, फोर्थ वाले को थर्ड कर दे, और इसी तरीके से जो एक सीरीज बनेगी, जो नई सीरीज हमारी बनेगी, उसमें राइट हैंड साइड से 6 डिजिट कौन सा होगा? तो इसको हम सोल्व करते हैं। क्या है हमारे पास? 7 8 3 4 3 2 9 5 1 3। तो फर्स्ट को सेकंड करना है, सेकंड को फर्स्ट, थर्ड को फोर्थ, फोर्थ को थर्ड, तो ये हो गया 8 7 4 3 2 3 5 9 3 1। तो इसमें से हमें अब जो नई सीरीज बन गई उसमें से हमें क्या बताना, राइट हैंड साइड से। अब इसमें राइट हैंड साइड कौन सी है? ये वाली राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड से 6 वर्ड, 1 2 3 4 5 6 वर्ड, 6 वर्ड हमारे क्या है? सेकंड, तो आंसर क्या रहेगा इसका? बी, यानी कि 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, इफ ए मल्टीप्लाई मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी, A plus B means A is father of B, then which one means M is the nephew of N? ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको ये मानकर सारे ऑप्शंस आपको करके देखने होंगे कि A के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, या B में जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा, C के अकॉर्डिंग क्या रहेगा। तो इसको जो आंसर है वो है B। मैं आपको आंसर वाला सोल्व करके दिखा देती हूँ। N मल्टीप्लाई K, इसका मतलब है N इज ब्रदर ऑफ K, N ब्रदर है K का। ठीक है, एन ब्रदर है, तो मैंने इसको स्क्वायर से डोनेट कर लिया कि ये मेल है। अगला है प्लस का निशान है, तो ए प्लस इज ए इज फादर ऑफ बी, यानी कि के इज फादर ऑफ एम, के भी क्या है? फादर है एम का। ये भी मेल है, ये भी मेल है, ये आपस में ब्रदर है, ये इसका बेटा है। तो एम इज नेफ्यू ऑफ एन, तो एम क्या हुआ? इसका नेफ्यू हुआ। क्यों? क्योंकि एन क्या है? इसका चाचा लगा, और ये इसका क्या हुआ? भतीजा हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, Which digit will appear on the face opposite to the face with number 4? ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, यहाँ पे एक बार दोबारा से सॉल्व कर सकते हैं। अगली जो डायग्राम किया करती है फिर से, इसमें भी एक मिसिंग फिगर हमें पता करनी है। तो देखते हैं इसमें क्या, स्क्वायर के अंदर ट्राइंगल है, फिर ट्राइंगल के अंदर डॉट है। यहाँ पे क्या है? जो आकृति अंदर है वो बाहर आ गई है। यहाँ पे भी जो आकृति अंदर है पंचभुज वो बाहर है। यहाँ पे 4 की आकृति है, तो वो हो जाएगी हमारी बाहर, ऐसे। तो इसमें नहीं है, तो इसको भी मैंने एलिमिनेट कर दिया, इसमें भी नहीं है, इसको भी मैंने एलिमिनेट कर दिया। तो मेरे पास अब 2 आंसर में से हमें मुझे पता करना है, या तो बी होगा आंसर या होगा डी। अब इसमें भी सेम देखो, ये वाली आकृति पहले आ चुकी है, तो ये वाला आंसर भी नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? डी आंसर हमारा होगा। 26 का आंसर क्या रहेगा? डी। अगला क्वेश्चन, विच डायग्राम बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स, डॉटर्स एंड मदर्स? ह्यूमन बीइंग्स, मदर्स एंड डॉटर्स के बीच में कौन सा अच्छे से रिलेशन डोनेट करता है? तो यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं, ये क्या है? ह्यूमन बीइंग्स। इसमें से कुछ क्या है? मदर है, और जो मदर है उसमें से डॉटर भी होंगी, तो ये वाले रिलेशन, क्योंकि जो मदर है वो किसी ना किसी की डॉटर भी है। ठीक है, और जो डॉटर है वो हो सकता है कि कुछ मदर है कुछ नहीं है, तो डॉटर है, लेकिन जो मदर है वो डॉटर जरूर है।
ठीक है, और वो ह्यूमन बीइंग भी है। तो 32 का आंसर क्या रहेगा अपना डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन यूजिंग द ईच लेटर ओनली वंस। कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो एडमिनिस्ट्रेशन के वर्ड में से नहीं बन सकता, एक बार में हमें एक ही लेटर यूज करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में जो बाय डिफॉल्ट होता है वो यही होता है कि एक लेटर को आप एक ही बार यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन सैटर्न ने स्पेसिफाई किया तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। सिचुएशन क्या है, सिचुएशन इससे बन सकता है कि नहीं, एस आई टी यू, यू नहीं है इसमें, तो ये वाला लेटर नहीं बन सकता। स्ट्रेन एस टी आर ए आई एन ये बन रहा है, रेशन ये बन रहा है, ट्रेडिशन टी आर ए डी आई टी आई यू ये भी बन रहा है। तो याद रखना आपको कि एक लेटर को एक ही बार यूज करना है, और जो वर्ड जैसे कि इसमें यू है वो उसमें नहीं है तो वो वर्ड उससे नहीं बन सकता। तो 33 का आंसर क्या रहेगा ए। अगला क्वेश्चन है प्लस मीन्स डिवाइड, मल्टीप्लाई मीन्स माइनस, डिवाइड माइनस प्लस, डिवाइड मीन्स प्लस और माइनस मीन्स मल्टीप्लाई। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या कर लेंगे, पहले ही इसको सेट कर लेते हैं फिर हम आंसर निकालते हैं। 16 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 6 माइनस 2 प्लस 12, इसका आंसर हमें निकालना है, राइट। लेकिन हमें क्या दिया गया है कि जो डिवाइड है उसका मतलब क्या है प्लस, मल्टीप्लाई का मतलब माइनस, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई और प्लस का मतलब डिवाइड। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इससे हमारा राइट आंसर निकलेगा। तो मैंने लिखा 16 प्लस 8 माइनस 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12, 2 6 जा 6 6 जा, तो 16 प्लस 8 माइनस 1 ये जो आएगा वो आंसर हमारा रहेगा। और आंसर क्या आएगा यहाँ पे 16 और 8 16 और 8 24, 24 में से एक गया 23, तो मेरा आंसर रहेगा ए 23। अगला क्वेश्चन है 17 मल्टीप्लाई 64 इज इक्वल टू 4716, 28 मल्टीप्लाई 34 48 23, 76 मल्टीप्लाई 84 हमें फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जरूरी नहीं है कि जो मल्टीप्लाई का निशान बीच में लिखा है और जो आगे जो इक्वल टू का साइन है उसके बाद जो स्टेटमेंट लिखी है वो करेक्ट है। मतलब कहने का मतलब ये कि 17 मल्टीप्लाई 64 यहाँ पे कोई रूल फॉलो होता है तब हमने ये वर्ड निकाल लिया है, ये स्टेटमेंट निकाली है। जरूरी नहीं कि जो मल्टीप्लीकेशन से आएगी वो स्टेटमेंट इससे मैच करती हो। तो अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो हुआ है और उस रूल के अकॉर्डिंग हमें वही रूल जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया 76 मल्टीप्लाई 84 उस पर अप्लाई करके आंसर निकालना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि 17 इंटू 64 क्या लिखा है 4716, 28 मल्टीप्लाई 34 क्या लिखा है 48 23, हमें निकालना है 76 इंटू 84। तो यहाँ पे जो है वो है पहले मैंने लिया यहाँ पे 4, फिर मैंने लिया 7, फिर लिया 1, फिर लिया 6, यहाँ पे भी पहले लिया 4, फिर 8, फिर 2, फिर 3। तो यहाँ पे भी क्या लेंगे पहले 4, फिर 6, फिर 7, फिर 8। तो मेरा आंसर क्या रहेगा 4 6 7 8। तो इस 35 का आंसर क्या रहेगा मेरा सी। अगला क्वेश्चन है सीरीज से, ये एक सीरीज दी गई है वही आपको अगली मिसिंग टर्म इसमें फाइंड करनी है। तो 25 36 49 80 64 81 और यहाँ पे क्या आएगा, ये तो बहुत ही इजी सीरीज है जो आपको लगभग हर एग्जाम में मिल ही जाती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, हमें क्या दिख रहा है 5 का स्क्वायर है, देन 6 का स्क्वायर है, देन 7 का स्क्वायर है, देन 8 का स्क्वायर है, देन 9 का स्क्वायर है, अगला क्या टर्म रहेगी 10 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 100। तो 36 का आंसर मेरा रहेगा बी। अगला है इफ बार्ले इज रिटन एज CBTMGZ साउंड इज रिटन एज। अगर जो बार्ले है BARLEY, BARLEY को मैंने कैसे लिखा है क्वेश्चन सीरीज के अकॉर्डिंग CBTMGZ। तो इसी तरह मुझे फाइंड आउट करना है कि साउंड कैसे लिखा जाएगा। बी के बाद सी, तो एस के बाद क्या आता है टी, ए के जस्ट बाद बी है, ओ के जस्ट बाद पी, आर पहले एस फिर टी, तो यू वी के बाद डब्ल्यू, एल के बाद एम, एन के बाद ओ, ई एफ, एफ के बाद जी, तो डी में भी ई फिर एफ।
तो आंसर मेरा क्या रहेगा TPWOF, और ये कौन सा है आंसर TPWOF बी। तो 37 का आंसर रहेगा बी। अगला क्या है, सीरीज से लेकर है, लेकिन क्या है हमारी अल्फाबेट की सीरीज है। तो कंप्लीट द सीरीज BMKDLMFKOHJQ। तो हमें देखना है बी के बाद सी छोड़ के डन डी है, ई छोड़ के एफ, जी छोड़ के एच, तो आई छोड़ के जे आएगा। MLKJ यानी कि उल्टी सीरीज चलिए JKLM। तो जे से पहले क्या आता है आई, KMO, KLMNOPQRS। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी एक छोड़ के एक है, यहाँ पे भी एक छोड़ के एक है, और ये उल्टी सीरीज है। तो ये पैटर्न फॉलो किया गया। तो मेरा आंसर क्या रहेगा 38 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है कि प्राइम नंबर इनमें से कौन सा नहीं है। ये आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको प्राइम नंबर पता होगे। तो कुछ टर्म रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो खुद से या एक से डिवाइड हों, एक से डिवाइड होंगे या फिर अपने आप से डिवाइड होंगे, वो वर्ड क्या होंगे प्राइम नंबर्स। जो अपने आप से या एक से डिवाइड हो, किसी और से डिवाइड ना हो। इसके अलावा क्या होता है ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जो डिवाइडेड बाय होते हैं 2, यानी कि जो 2 से भाग हो जाए। और ऑड नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से भाग ना हो, नॉट डिवाइडेड बाय 2। यानी कि इवन नंबर में जिसके जो इकाई का अंक है वो 2, 4, 6, 8 या 0। इसके अलावा जो बच गए वो हमारे क्या रहेंगे ऑड नंबर। और प्राइम नंबर का हमें निकालना पड़ता है कि जो एक और अपने आप से डिवाइड हो, वो होते हैं प्राइम नंबर। तो विच इज नॉट ए प्राइम नंबर हियर। तो यहाँ पे आपको पता लगाना है, इसमें से कोई इवन तो दिख नहीं रहा हमें, तो मतलब निकालना पड़ेगा। ऑड में हमारे पास एक रूल है, जैसे 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 3 से देखेंगे, तो ये वाला टर्म 3 से डिवाइड हो रही है। कैसे पता चलेगा, जब हम अंकों को जोड़ेंगे 1 4 5 5 1 6 6, अगर उसको हम संख्या का जो योग है वो अगर 3 से डिवाइड हो जाए तो वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाती है। तो ये 6 है, 3 से डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब ये टर्म 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता। इससे अगला जो है 101, 137 और 103, ये हमें फाइंड आउट करने की इसमें से कौन सा आंसर डिवाइड हो जाएगा। 101 नहीं लग रहा, ये भी नहीं लग रहा, ये भी नहीं लग रहा। वैसे हमारा आंसर क्या है इसमें से, जो नॉट ए प्राइम नंबर है, तो ये जो है 3 से डिवाइड हो रहा है, तो आंसर क्या रहेगा हमारा डी, क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो रहा है। और प्राइम नंबर कौन सा होता है, जो एक और अपने आप से डिवाइड हो। अगला क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ x फॉर विच x, x+1, x+2 आर ऑल आर द प्राइम नंबर। अभी बताया कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो एक और अपने आप से डिवाइड हो। इवन नंबर कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता, ऑड नंबर प्राइम नंबर हो सकता है, वो भी हमें चेक करना पड़ेगा कि वो सिर्फ आप अपने आप और एक से डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, अगर मैं सपोज x को 1 लूं, तो मेरी रकम क्या बन जाएगी सीरीज 1, 1+1 2, 1+2 3। तो यह जो सीरीज होगी, क्योंकि जब से भी हमारी नंबर सीरीज है वो क्या होती है ऑड इवन ऑड इवन। तो अगर कोई भी नंबर सीरीज हम लेंगे तो एक टर्म इवन आएगी ही आएगी, और इवन कभी भी प्राइम से डिवाइड नहीं होता। तो इस तरीके का कोई भी नंबर नहीं बन सकता। तो इमरान आंसर क्या रहेगा 42 का ए 0, यानी कि ऐसे कोई भी वर्ड नहीं, कोई भी सीरीज नहीं है। अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हमेशा क्या होती है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये है भिन्न, भिन्न क्या होती है अंश बटे हर। सम दिया गया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, यानी अंश और हर का सम है 14। तो ये मेरी हुई इक्वेशन 1। इफ 1 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर है यानी कि अंश में अगर मैं 3 जोड़ दूं और हर में से 1 घटा दूं, सॉरी अंश में मैं 1 जोड़ दूं और हर में से मैं 3 घटा दूं, तो ये 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैंने की कि n+1 इज इक्वल टू d-3। तो n इक्वेशन मुझे बनानी है, तो d को इधर लाए तो ये माइनस हो गया, -3, 1 प्लस का इधर लेके गए तो ये माइनस हो गया, जो कि हो गया -4। तो ये मेरी इक्वेशन होगी 2। अब मुझे इसमें से सोल्व करके किसकी वैल्यू निकालनी है n+d की।
तो मेरी एक इक्वेशन है n प्लस डी इज इक्वल टू 1 4 यानी 14 और n माइनस डी मेरे पास है -4, तो ये प्लस माइनस डिडक्ट हो गया, 2n मेरे पास आ गया 10। पॉजिटिव साइन किसी, क्योंकि जो रकम बड़ी है उसके आगे क्या है, पॉजिटिव साइन है, जहाँ पे कुछ नहीं होता वो क्या है, पॉजिटिव साइन। तो n मेरा कितना आ गया, 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5। अब मुझे निकालना d, तो n प्लस डी मेरा है 14, तो d मेरा कितना आ जाएगा 14 माइनस में 5 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो d है जो मेरा वो आ गया मेरा 9 और n है वो मेरा आ गया 5। तो अंश बटे हर यानी कि 5 बटे 9, ये मेरी क्या होगी, भिन्न। हमें क्या निकालना था, भिन्न, तो आंसर क्या रहेगा मेरा डी। अगला क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ ए ग्रुप ऑफ 9 नंबर्स is 68. If one of the numbers is replaced by a new numbers, the average becomes 72. What is the difference between the new number and the old number? जो एक ग्रुप में 9 नंबर्स हैं उनका एवरेज यानी कि औसत कितना है, 68 68 है। अगर एक नंबर को रिप्लेस कर दिया जाए किसी दूसरे नंबर से, एक नंबर है उसके स्थान पे अगर हम किसी दूसरे नंबर को रख दे तो एवरेज कितना हो जाता है, 72। तो वर्ड है जो वो नया नंबर वो क्या है, या उसका डिफरेंस पूछा गया इसमें कि नए नंबर और पुराने नंबर का डिफरेंस क्या है। आपको पता ही है, तो औसत कैसे निकालते हैं, जैसे 9 संख्या है तो ऊपर 9 संख्याओं का योग बटे में 9, क्योंकि नंबर जो संख्या है जितनी संख्या उनकी संख्या आएगी 9 और इज इक्वल टू जो औसत है। तो अगर मुझे किसी का योग निकालना है, अगर मुझे 9 नंबर का सम निकालना है तो क्या होगा फॉर्मूला, औसत मल्टीप्लाई उसको कर देंगे नंबर से, जितने नंबर्स हैं तो आ जाता है हमारे पास योग। तो इसका जो निकालने का तरीका है वो सिंपल है कि तो देखो हमारे 9 नंबर तो है ही, ठीक है, पहले कितने हो गए हमारे, अगर नया नंबर ला तो 72 और पहले कितना था 68, इनका डिफरेंस क्या हो गया, 9 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 36। तो मेरा आंसर क्या रहेगा 36, यानी कि 44 का आंसर रहेगा डी। अगला क्वेश्चन अगेन सीरीज से है, फिगर्स आपको फाइंड आउट करनी है। इसमें दिया गया फर्स्ट, इस तरीके से मेरी पिक्चर बनी है, इसने आउटर लाइन को सेम रखा है और जो इनर लाइन थी उसको स्ट्रेट लाइन कर दिया। अगर मैं इसी तरीके से इस पर फॉलो करूं, आउटर लाइन को मैंने सेम रखा, इनर लाइन को मैंने स्ट्रेट कर दिया, तो मेरा आंसर क्या रहेगा डी, 39 का आंसर रहेगा डी। अगला क्वेश्चन में यहाँ पे जो इसने फॉलो किया है, जो फर्स्ट पिक्चर है, मतलब दोनों ही डायग्राम्स जो दोनों यहाँ पे आकर के दिखाई दे रही है, इसने इसको भी हाफ कर दिया, इसने इसको भी हाफ कर दिया। इसी तरह अगर मैं इसको हाफ करूं तो क्या रहेगा मेरा हाफ, क्योंकि देखना इसने ऊपर वाले हाफ को हटाया, नीचे वाले हाफ को रखा, तो मैंने भी नीचे वाला हाफ रखा, ऊपर वाला हाफ नहीं। तो जहाँ पे ऊपर वाला हाफ है वो वाला ऑप्शन मेरा होगा ही नहीं, तो मेरा सी तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो इन दोनों में से कोई एक बचा मेरा। इसको आकृति को भी हाफ करके यहाँ पे रखा, और अगर मैं इसका हाफ करती हूँ तो मेरा क्या रहेगा, एक ट्राइंगल रहेगा, तो आंसर क्या रहेगा बी, ए भी कट हो गया। ठीक है, तो इसको आप एलिमिनेशन राउंड से भी कर सकते हैं, और ये तो सिंपल सी हैं दोनों क्वेश्चन, तो इसमें आप इजीली कर सकते हैं विदाउट एलिमिनेशन राउंड भी। अगला क्वेश्चन है, ए सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी डी। तो देखो ए बी सी डी रेशो का क्वेश्चन ये है, तो यहाँ पे प्रोपोर्शन दिए गए हैं, इसके पास 5 है, 2 है, 4 है, 3 है। सी गेट्स 2000 मोर देन डी, ठीक है, सी को डी से 2000 ज्यादा मिलते हैं, तो जो बी है उसका शेयर हमें बताना है कि बी का शेयर क्या रहेगा। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, हम यहाँ पे मान लेते हैं इसको x, ये 5x है, ये 2x है, ये 4x है, और d का पास हमें बचा 3x। अब हमें दिया गया है कि जो c के पास है वो d का 2000 है, यानी कि 2000 ज्यादा, यानी कि c अगर d को हम इधर करेंगे तो ये बच गया मेरे पास 2000। c और d के जो है उनके पास पैसा, वो अगर माइनस करते हैं तो कितना बचेगा इनके पास 2000। तो सेम मैं इसको यहाँ से करती हूँ, सी का पोर्शन कितना 4x और डी का पोर्शन कितना 3x इज इक्वल टू 2000। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 2000, जो मैंने x माना था वो कितना है 2000। अब मुझे क्वेश्चन में क्या निकालना, व्हाट इज बी शेयर, और बी का शेयर मेरे पास कितना है 2x, तो कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2000 इज इक्वल टू 4000। तो आंसर क्या रहेगा बी 4000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वेरीज डायरेक्टली एज बी स्क्वायर, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी स्क्वायर, ठीक है। अगर बी 2 है तो ए 8 है,
मुझे निकालना है a अगर b 5 है तो, ठीक है। a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है b स्क्वायर के, और अगर a 8 है तो b है 2, अगर b 5 है तो हमें निकालना है a क्या रहेगा। तो इसको हटाने के लिए मैंने इसको माना कि a इज इक्वल टू के बी स्क्वायर, के कॉन्सोनेंट मैंने इसको मान लिया यहाँ पे। तो k की वैल्यू हम निकालेंगे। यहाँ पे दिया गया कि a 8 है अगर b 2 है, तो a की वैल्यू कितनी है 8, b अगर 2 है तो 8 इज इक्वल टू कितना हो गया 4k, और k इज इक्वल टू कितना हो गया 8 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 2। तो k मेरा है 2 और a इज डायरेक्टली a इज इक्वल टू के बी स्क्वायर, और यहाँ पे दिए गए 5। तो a मुझे निकालना है, तो k की वैल्यू मेरी कितनी है 2 और b की वैल्यू है 5, इसका स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 2 से, तो पावर 25, 25 दूनी 50। तो ए का आंसर क्या रहेगा 50। तो मेरा 46 का आंसर रहेगा सी। अगला क्वेश्चन है, इफ द बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 4, इट्स हाइपोटेन्यूज इज 5 मीटर, देन एरिया विल बी। पहले तो राइट एंगल हमारा समकोण त्रिभुज, यानी जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, वो हो गया हमारा समकोण त्रिभुज, ठीक है। बेस आधार जो है राइट एंगल ट्राइंगल का वो 4 है, तो आधार क्या है हमारा ये हमारा 4 मीटर, करण है 5 मीटर, तो ये कितना आ जाएगा 3 मीटर। तो पाइथागोरस की थ्योरम लगेगी 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर क्या होता है बराबर में करण का स्क्वायर। तो मैंने वही फॉर्मूला निकाला यहाँ पे 25 माइनस 16, ये आ गया 9 और क्या आ गया 3। तो जो मेरा लंब है वो कितना है 3। अब मुझे निकालना है एरिया, कि उस जो राइट ट्राइंगल है मेरी समकोण त्रिभुज है उसका एरिया कितना रहेगा, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू में बेस इंटू में परपेंडिकुलर। तो 1/2 गुना बेस कितना है 4 और परपेंडिकुलर कितना है 3, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। तो मेरा आंसर क्या रहेगा 47 का 6 सी। अगला क्वेश्चन है, पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 200 मीटर। रेक्टेंगल है यानी कि आयताकार जो मेरे पास पिक्चर है उसका पैरामीटर क्या होता है परिमाप। अगर मैंने इसको x माना इसको y माना, ठीक है, तो परिमाप का फॉर्मूला यही होता है कितना है 200, यानी कि x प्लस वाई कितना है 100, ठीक है। अब मुझे निकालना है कि ब्रेथ 40 मीटर है, जो चौड़ाई है वो 40 मीटर है, तो उसका एरिया निकालना है। तो मतलब x प्लस वाई में से चौड़ाई मैंने मान लिया y को, तो चौड़ाई मेरी है 40, 100, तो x की वैल्यू आ गई कितनी 60, तो मेरे पास लंबाई भी आ गई और चौड़ाई भी आ गई। अब मुझे निकालना है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है x मल्टीप्लाई बाई वाई, यानी कि 60 मल्टीप्लाई बाई 40 इज इक्वल टू कितना आ गया 2400। तो मेरा 48 का आंसर रहेगा बी। अगला क्वेश्चन है 5 मल्टीप्लाई 6 टू 5 और ब्रैकेट के बाहर उसने दे रखा है 0.25, उसका आंसर हमें निकालना है। तो मैं अगर इसको निकालूं तो ये रहेगा 5 मल्टीप्लाई बाई 625, 25 जो यहाँ पे है, अगर मैं इसको पॉइंट हटाने के लिए मैंने ऐसे लिखा तो ये हो गया 1/4। तो इस 4 को कट करने के लिए मुझे इसको भी 4 की सीरीज में लाना पड़ेगा। तो आप देखें 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, तो यानी कि ये क्या है बेसिकली 5 की 4 है, 1/4 ऑलरेडी है, 4 से 4 कट गया, तो आंसर क्या बच गया 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 25। तो 49 का आंसर क्या रहेगा 25 बी। अगला क्वेश्चन है, विच नंबर कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ n+1 n+2 वेयर n इज द नेचुरल नंबर। जो नीचे आंसर दिए गए हैं उनमें से कौन से लेटर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये सीरीज बन जाए, इस सीरीज में पुट करें तो वो आंसर आ जाए। तो इसमें से जो है वो है बेसिकली, हम एक बार डाल देते हैं यहाँ पे, मान लो 1 डालते हैं तो 1, 1+2 2, 1+2 3, 3 दूनी 6 ही बनेगा। अब हमें 2 रखते हैं तो 2, 2+1, 2+2 यानी कि 2, 3 मल्टीप्लाई 4, 4 के 12 दूनी 24। तो आंसर क्या रहेगा हमारा सी।
अगर इसमें हम 2 पुट करते तो हमारी सीरीज आ जाती है 24 की। तो 50 का आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, ए सम वाज इन्वेस्टेड एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years. Had it been put at a 3% higher, it would have fetched rate 300 more. The principal amount is, जो एक सम है वो अगर एक रेट इन्वेस्ट करते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट का 2 years के लिए कुछ प्रतिशत दर से, वो 3% और ज्यादा हो जाता अगर हम 300 रुपए और लगाते, तो हमें निकालना है प्रिंसिपल अमाउंट। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है सिंपल इंटरेस्ट का P इंटू आर इंटू टी बाय में 100। इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन निकलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, P हमें निकालना है, टाइम कितना है 2 years, रेट कितनी है 3, P इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100, वो आ जाएगा हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट ने क्या है, अगर 300 रुपये और लगा दी तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया 300। तो जो मेरा प्रिंसिपल है वो क्या हो जाएगा 300 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2। इसको कट करेंगे तो यहाँ पे आ गया 100, यहाँ पे आ गया 50। तो आंसर मेरा कितना आ गया 5000। 51 का क्या आएगा आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, ए सम ऑफ 12,000 डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स डबल आफ्टर 5 years. अगर कोई धन या कि 12,000 रुपए अगर इन्वेस्ट करते हैं, डिपॉजिट किए जाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो वो 5 साल में डबल हो जाते हैं। तो 20 साल में वो कितने होंगे? इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है, अगर टाइम दिया गया है अमाउंट निकालने का, ये टाइम है, ये अमाउंट है, टाइम 5 साल था तो अमाउंट कितना हो गया डबल हो गया। अब 20 साल में यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाई 4 में ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम सिंपली इसकी पावर करते हैं इसको, टाइम में मल्टीप्लाई अमाउंट में उसकी पावर, तो 20 साल में कितना हो जाएगा 2 की पावर 4। ठीक है, तो 20 साल में मुझे निकालना है 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 टाइम्स हो जाएगा। तो अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स कितनी हो जाएगी, 12,000 मेरे पास थे तो मैं 12,000 से गुना कर दूंगी 16 को, तो कितना मेरा आंसर आ जाएगा 192,000, यानी कि 1,92,000 हो जाएंगे कितने साल बाद, 20 साल बाद। अगला क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाय 1%, ये मेरा सर्कल है, इसको बोलते हैं रेडियस। अगर रेडियस को 1% बढ़ा दिया जाए तो कितना परसेंट इंक्रीज होगा उसके सरफेस एरिया में? ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। किसी भी का भी मुझे अगर एरिया निकालना है तो क्या रहेगा पाई आर स्क्वायर। सपोज मैं पहले आर से निकालूंगी तो पाई आर स्क्वायर, उसका +1 करके निकालूंगी तो फिर उसके हिसाब से मुझे एरिया निकालना है और वो उसमें से माइनस करके उसकी परसेंटेज इंक्रीज बतानी है बेसिकली। तो ये आप खुद ट्राई करना। अगला क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए 15 एप्पल, वैसे इसका आंसर बता देते हैं, 53 का आंसर रहेगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 एप्पल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 एप्पल्स। जो कॉस्ट प्राइस है यानी कि क्रय मूल्य 15 एप्पल का 20 एप्पल के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लॉस परसेंटेज कितना रहेगा? इसका भी फॉर्मूला होता है, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए एक्स ऑब्जेक्ट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ वाई ऑब्जेक्ट, देन प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है, एक्स माइनस वाई बाय में वाई इंटू में 100। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है 15, सेलिंग प्राइस कितने का है 20 का। अगर ये ऐसे है तो मेरा फॉर्मूला क्या रहेगा, क्या बताया मैंने अभी, एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय वाई इंटू में 100। ये कितना आएगा मेरे पास -5 डिवाइडेड बाय में 20 इंटू में 100। तो इसका आंसर बेसिकली क्या रहेगा -25%। माइनस क्या डिनोट करता है कि लॉस होगी, तो लॉस ही पूछी गई, लॉस कितनी है हो रही है यहाँ पे 25%। अगला क्वेश्चन है, इफ 3 √3 की पावर है 5 इंटू में 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 की पावर n इंटू में 3 √3। 3 की पावर 5 यानी कि 3, देखो √3 अगर 2 है तो 3 की पावर हुई हाफ इंटू में 2, इससे से कट के हो गया 3। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे 3 की पावर है तो यानी कि 3 इंटू में 3 इंटू में √3 इंटू में 9 क्या होता है 3 की पावर 2, ठीक है, और इंटू में 2 है तो ये कितना हो गया 4।
ये निकालना है कि मैं यहाँ n की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ है 3 × 3, तो ये तो हमारा सेम आ गया, और ये n की वैल्यू कितनी होगी, 1 यहाँ है और 4 यहाँ पे, तो क्या रहेगी वैल्यू 5 रहेगी, तो 55 का आंसर रहेगा मेरा सी। अगला क्वेश्चन है 0.8 बार इज इक्वल टू, इसको सिंपल फॉर्मूला होता है, अगर 0.8 ऐसे बार पूछा गया है तो 8 का डिवाइडेड बाय में 10 माइनस पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो -1 कर देंगे, अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट होती, सपोज यहाँ पे 88 होता तो हम -2 कर देते, तो 8 डिवाइडेड बाय में 9 इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है अंडर रूट वाले, इसको आप सोल्व करने की कोशिश करना, ये बहुत ही इजी है, इसमें आप पॉइंट हटा के इसको सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, इसका सी आंसर रहेगा 1 इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो अगला हम शुरू करते हैं हिंदी के क्वेश्चंस। इसमें आपको सही वाक्य का चयन करना है, जो भी हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में जो हिंदी के अकॉर्डिंग, जो ग्रामर के अकॉर्डिंग जो वाक्य सेंटेंस है वो हमें यहाँ पे सही पता करा है। 61 है, हमारे देश में अनेक जाति हैं, तो अनेक जहाँ पे वर्ड आ गया तो जाति क्या है, जाति एक वचन है, तो आंसर क्या आना चाहिए, जातियां में आना चाहिए। हमारे देश में अनेकों जाति हैं, ये भी थोड़ा अटपटा लगता है, ये नहीं हो सकता। हमारे देश में अनेक जातियां हैं, ये वर्ड ठीक है, क्योंकि अनेक को हम कम यूज करते हैं, हम अपनी लोकल में शुरू कर देते हैं, लेकिन हिंदी में अनेक वर्ड है, तो इसका आंसर रहेगा सी, हमारे देश में अनेक जातियां हैं, क्योंकि जातियां बहुवचन है। अगला है तुम उनको गुस्सा मत करो, ये भी गलत है, यहाँ पे क्या आएगा, तुम उन पर गुस्सा मत करो, तो आंसर रहेगा इसका बी। अगला विपरीतार्थक, यानी कि आपको विलोम शब्द बताने हैं। दानी, दानी का क्या होता है, कर्पण। प्रोक्ष, प्रोक्ष का क्या होता है, प्रत्यक्ष। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें, उस योजना का डैश तैयार किया जा रहा है, स्वरूप, रूपरेखा, प्रारूप, कार्यक्रम, तो योजना का हम क्या तैयार करते हैं, प्रारूप। अगला क्वेश्चन, पशु का जीवन सहज प्रवृत्ति से डैश होता है, प्रचारित, परिचालित, परिमाणित, प्रसारित, तो इसका आंसर क्या रहेगा, सी, परिचालित होता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द 80% ऑफ ए नंबर हुज 200% इज 90, कोई एक नंबर है उसका मुझे 80% निकालना है, अगर x नंबर है उसका 200% मेरे पास है 90, तो मेरे पास नंबर क्या होगा, 90 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय में 200, ये कट गया, ये आ गया 2 चौके 8, 2 पंजे 45, तो मेरे पास नंबर बेसिकली क्या है 45, मुझे इसका निकालना है कि 80% क्या होगा, ये से कट 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 5 नीम 45, तो आंसर क्या बचा मेरा 36, यानी कि 58 का आंसर रहेगा सी, 36। अगला क्वेश्चन है HCF ऑफ टू नंबर्स इज 10, देयर एलसीएम इज 45, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, तो ये फॉर्मूला होता है, अगर दो नंबर है उनका प्रोडक्ट उनके HCF और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है, तो HCF मेरा कितना है 10, एलसीएम मेरा कितना है 45, तो ये नंबर्स का प्रोडक्ट कितना हो गया 450, ठीक है, तो 59 का आंसर मेरा क्या रहेगा 450, यहाँ पे नहीं है तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड है इस टाइम पे आंसर, तो वो रहेगा, अगर सी की जगह यहाँ पे 0 होता तो आंसर हो जाता हमारा 4 5 के बाद 0 होता तो सी हो जाता, ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन हमारा आंसर क्या रहेगा डी। 60 लार्जेस्ट 4 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9 11 12 13, तो यहाँ पे क्या निकलता है इसमें एलसीएम, तो हम 9 11 12 13 इसका हम क्या निकालेंगे एलसीएम, जब हम एलसीएम इसका निकालेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा ए 5148। अगला क्वेश्चन है धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में डैश नहीं होता, अधीर, विचलित, दुखी, आवर्ती, इसका आंसर रहेगा सी, धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में विचलित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, बहुत सी भाषाओं को जानने वाले को क्या कहते हैं, यह है हमारा क्या अनेक वचनों के लिए एक वचन, तो बहुत सी भाषाओं को जानने वाले को क्या कहते हैं, बहुभाषाविद, बहुभाषाभाषी, बहुभाषिया, दुभाषिया, तो इसका आंसर रहेगा बहुभाषाविद ए। त्रुटि युक्त वर्तनी का चयन करें, इसमें जो हम वर्ड लिखते हैं उस वर्ड में अगर कोई मात्रा की मिस्टेक है या कोई भी मिस्टेक है तो वो हमें करना है, इसमें बताना है कि कौन सी गलत है। 69 मूंगफली, हार्दिक, सम्मिलित, उज्जवल, इसका आंसर है सम्मिलित, क्योंकि ये वाली मात्रा ना के सम्मिलित में इधर वाली मात्रा आती है। 70 संस्कृति, शीर्षक, वैमनस्यता, औषधि, इसका आंसर है औषधि। अगला है पर्यायवाची शब्द आपको चुनना है। धरती, धरती के क्या होते हैं, धरा, पृथ्वी,
अचला, ठीक है। तो 71 का आंसर क्या रहेगा हमारा? सी, अचला। अगला है अग्नि, अनिल। अनिल का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है, तो इसका आंसर रहेगा पवन। तिरस्कार, तिरस्कार कैसे लिखते हैं इसको, इसका संधि विच्छेद आपको करना है, तो क्या रहेगा इसका आंसर? 73 का बी। तिर जो विसर्ग होता है वो किसकी साउंड देता है? स की, तिरस्कार, तो बी आंसर रहेगा। तत्सम शब्द चुने, तत्सम शब्द आपको इसमें चुनना है, भविष्य, खीर, गली, गेहूं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि तत्सम शब्द कौन से होते हैं, तद्भव कौन से होते हैं। तो तत्सम शब्द वो होते हैं कि संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द जो हिंदी में भी बिना परिवर्तन के युक्त होते हैं, वो क्या होते हैं हमारे? तत्सम शब्द। तो 74 में जो तत्सम शब्द है वो क्या है? भविष्य। भविष्य को हम हिंदी में भी भविष्य बोलते हैं, संस्कृत में भी भविष्य बोलते हैं। जैसे हम पढ़ा होगा भविष्य, भविष्यत, भविष्यंती, तो भविष्य को भविष्य ही हम बोलते हैं संस्कृत में भी। जैसे अगला है डी, गेहूं। गेहूं को हम क्या बोलते हैं संस्कृत में? कनक। तो वे शब्द जो संस्कृत में, संस्कृत से हिंदी में प्रयोग करने पर थोड़ा सा परिवर्तित हो जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? तद्भव। तत्सम जो हिंदी और संस्कृत में सेम रहेंगे, तद्भव जो संस्कृत और हिंदी में अलग अलग रहेंगे। तो 74 का आंसर यहाँ पे है ए, बाकी जो है वो तद्भव वर्ड्स है। अगला है कौन सा शब्द बहुवचन है? 75, इसका आंसर है समाचार। इसको आप कैसे देखेंगे? जैसे हम क्या बोलते हैं, हवा चलती है, एक वचन है। आग लग गई, एक वचन है। वर्षा हो रही है, ये भी एक वचन है। समाचार, न्यूज, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये क्या है? बहुवचन है। आगे अगला सेक्शन हमारा इंग्लिश का। सेलेक्ट द वर्ड विच इज रोंगली स्पेल्ड। इसमें भी आपको उसी जैसे कि हमने हिंदी में त्रुटिपूर्ण शब्द ढूंढे, इसी तरह इसमें निकालना है कि कौन सा वर्ड जो है वो रोंगली स्पेल्ड है। तो 81 का आंसर रहेगा यहाँ पे बी, टेंटेटिव। टेंटेटिव की स्पेलिंग क्या होती है? TENTATIV, टेंटेटिव, इस तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है। 82 का आंसर है ए, लुडिक्यूरस। 83 का आंसर है हमारा सी, कॉनोसियर। तो इनके आप वर्ड मीनिंग भी चेक कर सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि क्या त्रुटिपूर्ण है। तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि 82 और 83 का एग्जैक्ट वर्ड क्या रहेगा। विच वर्ड इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। इसमें आपको अपोजिट मीनिंग निकालना है। इनकॉर्पोरेट, इनकॉर्पोरेट का आंसर यहाँ पे एक्सक्लूड, और 85 का आंसर है यहाँ पे इनहिबिट का एक्सक्लूड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वाक्य को 3 भागों में विभक्त किया गया जिसमें से एक भाग में त्रुटि हो सकती है। यदि है तो उस भाग का चयन करें, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो डी चुनें। अगर ए बी सी किसी में भी कोई आपको गलती नहीं नजर आ रही तो आपका आंसर रहेगा डी, और जिस भाग में आपको गलती नजर आ रही है तो वो आपका आंसर रहेगा। जैसे 76 का है, नया कारखाना लगाने के बाद उस जगह की तरक्की तेज गति से चल रही है। तो तरक्की जो है वो ऑलरेडी पॉजिटिव वर्ड है, उसमें हम ये नहीं लगाएंगे कि तेज गति से चल रही है, क्योंकि तरक्की क्या है? पॉजिटिव है, वो एक सही डायरेक्शन में ही जाएगी, वो नेगेटिव नहीं है। तो 76 का आंसर रहेगा सी, तेज गति, ये नहीं आएगा क्योंकि तरक्की पहले हम यूज कर चुके हैं। अगला है पंडित जी बड़े सज्जन पुरुष हैं। अब सज्जन के साथ बड़े नहीं आता है, या तो आप सज्जन रखें या फिर आप बड़े के साथ कोई और वर्ड यूज करें। तो यहाँ इसका आंसर रहेगा 77 का सी, क्योंकि हम बड़ा यूज कर सकते हैं तो यहाँ पे सज्जन नहीं आएगा, ठीक है। ढाक के 3 पात, मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। 78, इसका आंसर करेगा सदा एक सा। आगे छाती पर मूंग दलना, इसका आंसर है पास रहकर दुख देना। और 3 तेरा करना, इसका आंसर रहेगा टाल मटोल करना। तो आपने देख लिया कि हिंदी के सेक्शन में हमारे पास मुहावरे भी आ सकते हैं, त्रुटि निकालना कि किसी सेंटेंस में क्या त्रुटि है, या फिर इसके अलावा कि क्या संधि विच्छेद है, तत्सव, तद्भव, बहुवचन, विपरीतार्थक, पर्यायवाची, इस तरीके से भी आपको प्रैक्टिस करनी है। और अगला क्वेश्चन इंग्लिश में क्या है, विच वर्ड इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, कि कौन सा वर्ड है जो बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ आपको क्या निकालना है? सिनोनिम्स। 86 है ईगर, इसका आंसर रहेगा क्यूरियस। ईगर भी होता है उत्सुक होना, और क्यूरियस भी होता है उत्सुक होना। अप्रेज, अप्रेज का आंसर रहेगा जस्टिफाई, किसी चीज को जस्टिफाई करना। अगला एक पैराग्राफ है जिसके बेस पे आपको क्वेश्चन देने हैं, तो ये पैराग्राफ आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग आपको इसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर हैं वो आपको देने हैं 88 से 93 तक। तो ये पैराग्राफ आप खुद सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज करके आप पूरा पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन के आंसर सॉल्व कीजिए। मैं आपको आंसर बता देती हूँ, अगर किसी आंसर में आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। 88 का आंसर रहेगा सी, 89 का आंसर रहेगा सी,
90 का भी आंसर है सी। ठीक है, 91 इज बी, 92 सी, 93 बी। ठीक है, उसके आगे है ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस इज अंडरलाइन, सेलेक्ट द ऑप्शन विच व्हेन सब्स्टिट्यूटेड फॉर ए अंडरलाइन पार्ट विल इंप्रूव इट। एक सेंटेंस दिया गया है, उस जिस पार्ट को अंडरलाइन किया गया है उसकी जगह कौन सा जो वाक्य है वो फिट होगा और आंसर सही हो जाएगा, वो वाक्य सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको फाइंड करना है। तो 94 में क्या है, द फैक्ट फाइंडिंग टीम विच हैड बीन एट द एरिया फाउंड द सिचुएशन वेरी ग्रेव। तो इसमें जो विच हैड बीन एट है इसको अंडरलाइन किया गया है, इसकी जगह पर ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन आ सकता है कि वो सेंटेंस ठीक हो जाए। तो ए बी सी में से आपको देखना है, अगर कोई आ सकता है तो जिससे वो वर्ड ठीक हो जाए, अगर नहीं है कोई इंप्रूवमेंट आपकी नजर में तो आंसर रहेगा डी। 94 का आंसर है सी। ठीक है, द फैक्ट फाइंडिंग टीम दैट हैड बीन टू द एरिया फाउंड द सिचुएशन वेरी ग्रेव। अगला है व्हाट डिड हैपन देयर अर्लियर डज नॉट इंटरेस्ट मी। व्हाट डिड हैपन, इसके जगह पे अगर कोई कौन सा सेंटेंस आएगा, कौन सा वाक्य आएगा जिसके अकॉर्डिंग ये पूरा सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो जाए। तो 95 का आंसर है यहाँ पे बी। व्हाट